पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों ने एक गैर स्थानीय मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इलाके को घेरकर तलाशी शुरू कर दी। इसके कुछ ही घंटे बाद ही आतंकवादियों ने अनंतनाग के बिजबेहरा में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर हमला बोल दिया, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे एक दिन पहले जम्मू के राजौरी में एक फियादीन हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। वहीं पीएम पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी पंडितों का 70 दिन से धरना लगातार जारी है। घाटी में कानून व्यवस्था के हालात और विधानसभा चुनाव टाले जाने पर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। घाटी में एक बार फिर प्रवासियों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार दहशतगर्दों की गोली का शिकार हुआ 19 साल का मोहम्मद अमरेज। बांदीपोरा के सोधनारा सुंबल में रात करीब 12:20 पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें बिहार के प्रवासी मजदूर अमरेज बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मौत हो गई। ये तकरीबन जो है ना, हम 12 बजे के बाद जो है ना तकरीबन ये सो रहे थे हम भाई, तो 12:20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला हम देखते हैं यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने में देखा खून से लदबद है। फिर हमको आवाज़ दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए। फिर हम आर्मी को फ़ोन किए, फिर आया तो फिर वो हाजन ले गए। हाजन में 2 इंजेक्शन लगवाया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया, फिर सुम्बल में ले। वहीं राजौरी में आतंकवादियों ने उरी हमले जैसे बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। रात करीब 2 बजे जब सेना के जवान कैंप में सो रहे थे, दहशतगर्दों ने फियादीन हमला किया और ग्रेनेड फेंके। सतर्क जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए 3 साल पिछले हफ्ते ही पूरे हुए हैं। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि 370 हटाने के बाद घाटी में पहले के मुकाबले शांति है, लेकिन इससे पहले अप्रैल में आतंकवादियों ने काकरान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पहचान सतीश कुमार राजपूत के तौर पर हुई। अब एक बार फिर प्रवासी की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं पीएम पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले कश्मीरी हिंदुओं का पिछले 70 दिन से धरना जारी है। घाटी में आतंकियों के कश्मीरी पंडितों पर हमले के बाद 5000 से ज्यादा कर्मचारी घाटी से बाहर तबादले की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव होने के आसार खत्म हो गए हैं। वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए 1 महीने की मियाद बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार दावा कर रही है कि घाटी में जनजीवन सामान्य हो गया, तो चुनाव कराने में देरी आखिर क्यों की जा रही है? अगर सरकार अपना वादा निभाने में सक्षम नहीं है तो उसे जनता के सामने कबूल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो कश्मीर का दरअसल पूरा मामला है। टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब किसी व्यक्ति को, किसी भारतीय व्यक्ति को कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और इस बार शिकार बना 19 साल का मोहम्मद अमरेज। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय फिलहाल करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रफीक वानी जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रतन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं एनसी के। बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम रफीक वानी जी के साथ करते हैं। रफीक जी,
कश्मीर में आखिर कब रुकेगी टारगेट किलिंग? क्योंकि इससे पहले भी मामला सामने आया, एक बार फिर से मामला सामने आया है जो कि आप लोगों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। आप कहते हैं कि धारा 370 हट गई है, उसके बाद तो सब सामान्य है, लेकिन क्या लगता है वाकई सामान्य है हालात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2014 के बाद से यहाँ पे हालत काफी सुधर चुकी है। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से बिल्कुल काफी सुधार आया है यहाँ पे। और जो धारा 370 खत्म जब हुआ है तब से बिल्कुल कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है। और 2 साल कोविड रहा, कोविड के बाद जब ये पहला साल है 2022 जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए हैं और इस बार यात्रा भी बड़ा संख्या में आ रही थी, लेकिन वो पुलावृष्टि की वजह से और जो मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा सा यात्रा रुक गया, नहीं तो इस बार 100 साल का रिकॉर्ड टूट जाता। ये एक इंडिकेशन है हालात ठीक होने की। ठीक है रत्नाकर जी, ये तो इंडिकेशन है हालात ठीक होने के। आपको ये इंडिकेशन खराब हालात के क्यों लग रहे हैं? देखिए नेहा जी, ये ऐसे ही झूठे वादे और बड़े बड़े जो है दावे करते हैं। इनके दावों की सच्चाई मैं अभी बता देता हूँ आपको कितनी सच्चाई है इनके दावों में। देखिए, जब 1990 में 4,91,000 में 4 लाख कश्मीरी पंडित जब पलायित हुए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित वीपी सिंह की जनता दल की सरकार थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और देख लीजिए किस प्रकार कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। आप पिछले साल जो अभी मई की घटना ही ले लीजिए, मई की घटना में किस प्रकार राहुल भट्ट को मार दिया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, बैंक मैनेजर को मार दिया गया, टीचर को मार दिया गया, रजनी की हत्या कर दी गई, टीवी कलाकार को मार दिया गया। तो ये सारी परिस्थितियां क्या बताती हैं? यही बताती है कि वहाँ पे परिस्थितियां जो है वो पहले से भी बदतर हो चुकी है। और बीच में आपने देखा था तभी कि किस प्रकार जो है ये पैकेज के तहत लालच मैं कहूंगा मजबूर कश्मीरी पंडितों को वहां पे पुनर्स्थापित किया गया। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि आपने उनको मौत के मुंह में तो ढकेल दिया, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने नहीं ली। और हश्र उसका यही हुआ कि आए दिन कश्मीरी पंडित या जो मजदूर है ये सारे लोग मारे जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम 370 हटा देंगे, जब भी तो वहां से आतंकी घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि पिछली सरकारों से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। और इनका दावा ये भी था कि नोटबंदी के बाद वहां पे अमन चैन आ जाएगा, कोई भी आतंकी घटना नहीं होगी। और 370 के बाद जो लोगों को पुनर्स्थापित करके हम वहां पे उद्योग धंधे बसाएंगे। लेकिन ये सारे इनके दावे और सारे जो है वादे साबित हुए। ठीक है रफीक जी, जवाब दीजिए। आप लोग तो वायदे कर रहे थे कि देखिए धारा 370 हटा दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर हालात हो जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो दूध का दूध है वो पानी का पानी। यहाँ पर तस्वीरें साफ हो रही है कि आखिर किस तरह से वहाँ पे टारगेट किलिंग बढ़ रही है, किस तरह के लगातार आतंकियों के हमले बढ़ रहे हैं। अगर रात के 2 बजे ग्रेनेड फेंके जाते हैं कैंप में, सीआरपीसी के कैंप में, तो जाहिर तौर पे ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है आतंकियों की कि इस तरह की वारदातें करने से वो चूक नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं हालात सब सही है। देखिए 2016 की जब मैं बात करूंगा तब हमारी सरकार नहीं थी। 2016 में यहाँ पे जो हमारे सहयोगी पार्टी थी पीडीपी, उसका चीफ मिनिस्टर था। उस दौरान जब वो बुरहान वानी की किलिंग हुई तो तब 6 महीना बिल्कुल कश्मीर में आग जल रहा था। कश्मीर कंप्लीटली बंद था, कोई रास्ता खुला ही नहीं था। जब उनके साथ हमारा नाता टूट गया, इसको यूटी बना दिया गया, यूटी में डायरेक्ट पावर होम मिनिस्टर के हाथ में है, तो तब जाके आप देखिए आज कोई शेड्यूल बेल्टिंग नहीं, आज कुछ नहीं है। आप नहीं अभी कह रहे हैं, अभी रत्नाकर जी कह रहे थे कि हालात तो बदले नहीं है, आप कह रहे हैं हालात बदल गए हैं। सर थोड़ी सी व्याख्या करिए कि कैसे हालात बदले हुए आपको लगते हैं? हालात तो किलिंग की जो बात है ये पाकिस्तान वालों को ये राज नहीं आता है। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे अमन ना हो, ये पाकिस्तान की सारी कारस्तानी है। और यहाँ पे जो पिछले 70 साल के जिन्होंने राज किया कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, उनका ये पीछे इनका हाथ है। जो माइनॉरिटी किलिंग हुई है ये सीधा उनके पाकिस्तान और उनके बीच में ये एक संगठन है। जिस तरह वो अभी लास्ट टाइम में कितने लीडरों को उठाया गया, क्योंकि इसका कारण ये है ANI ने उन लीडरों को उठाया, सिर्फ इसके ऊपर केस चल रहे हैं क्योंकि ये किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं। चलिए इस बीच हमारे साथ रतन जी भी जुड़ गए, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। रतन लाल जी, सवाल इस बात को लेकर, अभी आप रफीक जी को सुन रहे हैं, कह रहे हैं हालात सब सही है लेकिन फिर भी टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में। हालात कैसे आप देखते हैं? देखिए यही बात किस्मती है कि ये लोग इस किस्म की बातें करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये गुमराह कर रहे हैं।
आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, आज भी सेलेक्टिव किलिंग हुई है। आज भी देखिए, परसों इन्होंने कल जो ये खरजोरी के अंदर वाक़या हुआ, इन्होंने कहा था कि भाई अगर 370 ही इनकी रुकावट है सब चीजों की, तरक्की की या मिलिटेंसी की, ये कहने लगे साहब कि मिलिटेंसी की हमने कमर तोड़ दी है। और हालत ये बने हुए है वो यहाँ पे सड़कों पे धरना रखे हुए वहाँ के जो मुलाजिम थे जो वहाँ पे लगे हुए थे, क्या उनको प्रोटेक्शन दी है? अब रजनी की किलिंग हुई है या बाकी किलिंग जो मेरे भाई साहब ने सुनाया है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये बातें किस किस्म की कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है और लोगों को क्यों ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सरकारी आंकड़ा दिया गया है कि 10% क्रिमिनल केसेस जो बढ़े हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? जो ये इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर बेकारी है, उस बेकारी को हम दूर करेंगे और इतनी इंडस्ट्री और इतने खरबों रुपया यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। मैं आज इनसे पूछता हूँ जो बैठे हुए हैं कि कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है। सर कह रहे लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं, कह रहे वेतन हमें नहीं मिल रहा है, सुरक्षा तो हमारी है ही नहीं। आप कह रहे हालात ठीक है। आज इस वक्त 24% जी कर रहे हैं। ठीक है सर, रतन जी ठीक है, एक सेकंड रुकिए। रफीक जी से जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं रफीक जी जल्दी से। मेरी एक रिक्वेस्ट है इससे कि 2010 में देखिए जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की यहाँ पे 128 बच्चे शहीद हो गए। सर कंपैरिजन क्यों करने लग जाते हैं आप? मुझे समझ नहीं आता आप लोग कंपैरिजन क्यों करते हैं कि तब तो इतने लोग मौत के घाट उतरे थे, आज इतने उतरे हैं। 25 साल के बाद कांग्रेस के दौर में 2 बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मुझे बताइए जब ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, आप देख लीजिए कश्मीर के बच्चे के हाथ में तिरंगा है। 2010 से लेके हम लोगों ने यहाँ पाया, हम लेकिन अगर आज तरक्की कर रहे हैं मोदी जी रफीक जी प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी पंडितों का 70 दिनों से धरना जारी है। 70 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं। घाटी में कानून व्यवस्था के हालात और विधानसभा चुनाव टाले जाने पर विपक्षी आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो धरने पर बैठे हैं ये क्यों बैठे हैं 70 दिनों से? देखिए हमारे हाथ में वो इलेक्शन का मामला हमारे हाथ में नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हाथ में है। वो किस तरीके से इसको नहीं, आप कहते हैं कि हालात ठीक है तो फिर इलेक्शन चुनाव कराइए ना, रखिए मांग सामने कि चुनाव होने चाहिए। अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, उसके बाद तो अगर टाइम मिल गया तो करें थे। वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हाथ में बीजेपी तैयार बैठी है और हमारा इतना पावर है, हम इस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं कि हमारा बूथ का वर्कर भी बना हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बिल्कुल 100% तैयार है। बाकी पार्टियों के सेटअप नहीं है हमारे पास है। सुबह इलेक्शन हो जाएगा, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कर सकते हैं कल आप देख लीजिए, कल 13 अगस्त है, कल 13 अगस्त मेरी एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है सर ये हालात जो है इसकी कहीं ना कहीं समीक्षा करनी चाहिए। ये हालात क्यों हैं, किस लिए हैं और इन हालातों को बेहतर कैसे किया जाए। सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी रतन लाल जी कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हालात अलग है, जो बताया जाता है जो दिखाया जाता है वो हालात नहीं है, हालात अलग है। अभी भी कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। हालांकि अभी आपने सुना रफीक जी को कह रहे हैं हालात तो बेहतर हो रहे हैं, लगातार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जिस आंकड़ों की दुहाई दी जा रही है कि देखिए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सवाल इन्हीं की बातों को अगर हम बड़ा कर दे, कहते हैं कि चलो हालात बेहतर है, तो जब ये कह रहे थे कि हालात बेहतर होंगे चुनाव कराए जाएंगे, अब हालात बेहतर है तो चुनाव करा दीजिए, नहीं लगता चुनाव होने चाहिए? देखिए नेहा जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ही होते हैं। महंगाई पूरे देश में किस तरह सुरसा मुंह खड़ी हुई है और इनके मंत्री सदन में जो है सांसद कहते हैं कि देश में महंगाई ही नहीं है, तो ये लोग इसी तरह की बयानबाजी करते हैं क्योंकि इनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती है। ग्राउंड पे जब जाएंगे तब तो इनको पता रहेगा। ये तो 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं, हर जगह चुनाव जीतने के सिर्फ कवायद में लगे रहते हैं। देखिए
मैं ये भाई से पूछना चाहूंगा कि आप अगर हालात वहाँ पे सही है तो आप चुनाव करिए, वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली करिए, वहाँ के जनता की चुनी हुई सरकार को लेकर आइए। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है इनसे कि आप हमें वो आंकड़ा बता दें जिसमें आपने कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया है और कितने कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे सुरक्षा प्रदान की गई है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तीसरा चीज मैं ये भी कहूंगा कि ये कह रहे थे सदन में कि हम वहाँ पे उद्योग धंधे जो लाएंगे, आप जरा सदन की आंकड़ा तो अभी छोड़ दीजिए, अभी आप अपना आंकड़ा बता दीजिए कि अभी आपने कितने उद्योग धंधे वहाँ पे लगा दिए हैं। आप तो कश्मीर में प्लाट खरीदने की बात कह रहे थे कि आम जनता जाएगी वहाँ पे प्लाट खरीदेगी। कितने लोगों ने कश्मीर में प्लाट खरीदे हैं? अगर सामान्य स्थिति रहती तो सारी चीजें नजर आती, सारी चीजें दिखती। ठीक है, रफीक जी जवाब दीजिए, कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया आपने वहाँ पर, पुनर्स्थापित कर दिया? पहले भाई साहब ने जो मेरे को क्वेश्चन किया है उसने बोला देश में महंगाई बढ़ रही है। अगर कांग्रेस की सरकार होती या किसी और दल की सरकार होती तो जब कोविड की महामारी है ना तो 50 साल नहीं सर, देखिए महंगाई पे हम फिर डिबेट करेंगे। ये बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया? नहीं सवाल पे आइए और राजनीति करते हैं। देखिए कश्मीरी पंडित की मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आज वो कश्मीर में है वो बिल्कुल खुश है, नरेंद्र मोदी की सरकार में खुश है। सिर्फ जो माइनॉरिटी बताया जाता है कश्मीरी पंडित क्यों करते, भय के माहौल में जी रहे हैं, पलायन कर रहे हैं वापसी, ये क्या है, ये क्या बताते हैं? कश्मीरी और ये प्लान करते हैं। एक पाकिस्तान और पुराने जो सियासतदान यहाँ पे बैठे हैं वो भी नहीं चाहते जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को भगाया यहाँ से, वो नहीं चाहते वो दोबारा यहाँ पे रखे। वो पुरानी सरकार है जिन्होंने 70 साल राज किया जम्मू कश्मीर में। ठीक है रतन जी कुछ कह रहे हैं। रतन जी ये माइनॉरिटी के द्वारा होती है। भागे आप क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने? और दूसरी बात मैं ये बात कर रहा हूँ कि 8 साल हो गए हैं, आपने कहा कश्मीरी पंडितों को हम वापस बिठाएंगे। मुझे 8 कश्मीरी पंडित बता दीजिए फैमिली जो आपने वहां पर बिठाई है आज तक, और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की है कश्मीरी पंडितों की। आपने वोट उनके एक्सप्लॉइट करके वोट मांगे हैं। ये हमारी सरकार है यहाँ पे। और ये बात आप कह रहे हैं ग्लोबल रियलिटी से हम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ 50% इंडस्ट्री जम्मू के अंदर जो बैठ गई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे लगी थी, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, बड़ी ब्राह्मणा के अंदर और गंगाल के अंदर 50% की इंडस्ट्री बैठ गई है आपके दौर में। आप लगाने की बात कर रहे हैं। जाइए इंडस्ट्री क्षेत्रों में जाके देखिए क्या हालत है इंडस्ट्रीजों की। नहीं कैसे अब वापस अगर जाने की कोई सोचे रफीक जी तो कैसे जाए, कैसे ये इंश्योर हो कि हाँ वो सुरक्षित रहेंगे? कश्मीर में अगर टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीर में अगर हत्याएं लगातार हो रही है, ये कैसे विश्वास हो उन कश्मीरी पंडितों को कि अगर वो कश्मीर में वापस जाएंगे तो उनके साथ वही हाल नहीं होगा जो पहले उनके साथ हुआ था? बिल्कुल हम उनके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो टारगेट किलिंग है उसके पीछे देखिए अभी आपने रिसेंटली आपने एक स्टेटमेंट मतलब सुना होगा कि जब एक आतंकवादी राजौरी का हमारे रैना साहब सीनियर प्रेसिडेंट के साथ में फोटो खींचता था, हमको थोड़ी पता है उसको आगे किसी ने प्रोजेक्ट किया था उसको मारने के लिए। तो इसी तरीके से ये जो पुराने सियासतदान है पाकिस्तान के साथ इनकी बिल्कुल टच में है, ये गुजर के साथ भी मिले हुए थे। और 15 साल पहले के जो आतंकवादी थे जिनका कोई रिलेशन था उसके साथ सरेंडर हो गए। उसके बाद ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक कमेंट ले लेती हूँ। रत्नाकर जी जल्दी से देखिए, ये फोटो खिंचाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ है जो एक बीजेपी IT सेल का एक आदमी है जो बाद में आतंकवादी पाया जाता है। तो आप अपनी पार्टियों में ही आतंकवादियों को पनाह दे के रखे हैं, तो इस तरह की आतंकी घटनाएं कैसे रोक पाएंगे भाई साहब? जरा मुझे ये बता दीजिए। मैं नेहा जी, मेरा पैतृक गांव जो है वह उत्तर प्रदेश गाजीपुर का है। मैं वहाँ की आपको घटना बता देता हूँ। आए दिन कश्मीर में हमारे जिले के जवान वहाँ पे तैनात है। कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने में वहाँ पे 2-3 शहादतें नहीं होती हैं। तो आज सबसे ज्यादा जवानों की शहादत भी कश्मीर में हो रही है। आज ये छुपाते हैं आंकड़े, ये बताते नहीं है। प्रतिदिन वहाँ पे आंकड़े भी ये बता रहे कि जो लगातार वहाँ पर आतंकियों के हमले हैं वो तेज हो रहे हैं। ये ठीक है, मुझे बताओ एक भी टूरिस्ट के साथ किसने
कहाँ पे हाथ लगाया किसी ने? ठीक है रतनलाल जी, एक आखिरी कमेंट में मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ सर, एक मिनट। रतन जी, क्या वाकई आपको लगता है कि बेकार में ही ये चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि चुनाव हो? बिल्कुल मैडम, देखिए इस मुसीबत से जो बैड टू वर्स्ट हालत जम्मू कश्मीर की हुई है, अगर ये डेमोक्रेसी का दम भरते हैं तो ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? हम तो ये कहते हैं फौरी लोगों के पास जाइए, लोग जिसको पसंद करेंगे उनको लाएंगे। हम तो, हमारा तो ये कहना है कि आप इलेक्शन फौरी करवाइए। ये जो इलेक्शन टाल रहे हैं, और हम यहाँ तक लोगों को कहना हो गया कि मोदी साहब ने यहाँ इलेक्शन करवाना ही नहीं है जम्मू कश्मीर को इसी हालत में, क्योंकि इनको सरकार बैकडोर एंट्री से मिली हुई है। ये क्यों मतलब यहाँ इलेक्शन करवाएंगे जब ये खुद सरकार कर रहे हैं? ठीक है, ये एक बिल्कुल लोगों को रफीक जी, चुनाव कराने से डरते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम कहते हैं कि हम तैयार बैठे हैं इलेक्शन के लिए बिल्कुल, और हम वादा करते हैं, हम ये आपके मंच से कहना चाहते हैं कि हम इस बार 50 साल बीजेपी के खाते में जाएगा जम्मू कश्मीर में, आउट ऑफ नहीं। सर वो तो वक्त आने पे पता चलेगा ना। कार्ड में कहता हूँ, आज कार्ड कहता हूँ, इलेक्शन तो करवाइए सर। बात ये है कि के कारण क्या हुआ है कि अभी मतलब उसका वोटर लिस्ट भर रहे हैं, उसके लिए उसको टाइम का है, यात्रा के पीरियड में 1.5 महीना लग गया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ लगी थी, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो गया, तो इसलिए लेट हो गया। नहीं, ठीक है रफीक जी, आप कह रहे हैं कि देखिए हालात बेहतर हुए हैं, हालात बता रहे हैं कि हालात खराब हुए हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कम से कम ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, चुन चुन कर जो मारा जा रहा है, उन पर लगाम लगेगी। सर सुन लीजिए सर, गृह मंत्रालय के अंडर अगर पूरा है कश्मीर और गृह मंत्रालय सीधा देख रहा है, तो उम्मीद हम करते हैं और ये आशा व्यक्त करते हैं कि कम से कम टारगेट किलिंग पर रोक लगेगी और फिर कोई निर्दोष जो है वो मारा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।